नमस्कार प्यारे साथियों, एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो में हम पुराने प्रश्न पत्रों का, जैसे कि हम इस श्रृंखला में पुराने जो पेपर हैं आए हुए उनके प्रश्नों को देख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे व्याख्याता यानी फर्स्ट ग्रेड का जो 2013 में पेपर हुआ था उस पेपर का आज हम उसके क्वेश्चन आए हुए देखेंगे। क्योंकि पहले फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम होगा तो हम पहले फर्स्ट ग्रेड के योग्य जो प्रश्न हैं वो देखेंगे कई साथियों के कमेंट से। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ वीडियो देखने के लिए। आइए हम प्रश्न देखें। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? यहाँ आपको विशेष रूप से शुद्ध, अशुद्ध, हाँ, नहीं, इन प्रश्नों को आपको पढ़ते समय बहुत ध्यान देना है। वहाँ पर आपको, चाहे आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, चाहे आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हों, आपको हर समय प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें कौन सा अशुद्ध है? वापस सही होता है, वापिस नहीं होता। पड़ोसी भी सही है, पहले डबल मात्रा लगती थी, आजकल पड़ोसी पहले जैसे नहीं रहे तो आजकल पड़ोसी में एक मात्रा आती है। अधीन भी सही है। त्योहार शब्द जो है वो अशुद्ध है क्योंकि इसमें एक मात्रा आएगी। त्योहार भी आजकल पहले जैसे नहीं रहे क्योंकि पहले तो बहुत ज़्यादा त्योहारों का चाव चढ़ता था पुराने समय में, आजकल तो हर रोज़ त्यौहार से रहते हैं। तो इसमें एक मात्रा आती है, ये अशुद्ध है। निम्नलिखित वाक्यों में व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? हमें शुद्ध देखना है। क्योंकि वह मोटा है इसलिए धीरे चलता है। मैं वहाँ पहुँचा ही था जबकि आप आ गई। उसने मुझे खाने को बुलाया। रविवार के दिन सभी जगह छुट्टी रहती है। तो रविवार आ गया, दिन आ गया, अशुद्ध हो गया। उसने मुझे खाने को बुलाया, खाने को नहीं, खाने पर बुलाया। मैं वहाँ पहुँचा ही था जबकि आप आ गए। मैं पहुँचा ही था कि आप आ गई, जबकि नहीं जचता यहाँ। क्योंकि वह मोटा है इसलिए धीरे चलता है, ये वाक्य इसमें शुद्ध है। इनमें से पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वहाँ बहुत से पशु चरते हैं और पक्षी उड़ते हुए देखे गए। ये उपहार उसे चौथी विवाह की वर्षगांठ पर मिला था। वह अपने विद्यार्थियों से पुत्रवत स्नेह करता है। कई विद्यालयों के छात्र नकल करते हुए पकड़े गए। तो इसमें अशुद्ध विकल्प जो है वो बी है। ये उपहार उसे विवाह की चौथी वर्षगांठ पर मिला था। तो चौथी शब्द जो है वो वर्षगांठ से पहले आएगा क्योंकि वर्षगांठ की विशेषता है वो चौथी है, विवाह से पहले नहीं आएगा, इसलिए ये अशुद्ध है। प्रसाद और प्रासाद शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? तो इसमें आप, प्रसाद तो होती है कृपया और प्रासाद होते हैं महल, प्रासाद महल को कहते हैं। आदि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? तो आदि जो होता है ये तो होता है प्रारंभ, और एक आदि होता है, ये आदि का मतलब होता है अभ्यस्त, यानी किसी चीज़ का अभ्यास हो जाना। रास्ते में खाने के लिए जाने वाली भोज्य सामग्री को क्या कहते हैं? तो इसका आएगा पाथे, यानी जो पथ का, जो रास्ते का जो भोजन होता है उसको पाथे बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थ शब्द अज से संबंध नहीं है? तो अज कमल से संबंधित नहीं है। ब्रह्मा भी है, दशरथ के पिता का नाम भी अज था, और अज बकरा जो है उसको भी कहते हैं। इनमें से जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है। दृश्य और श्रव्य कौन सा है? दूरदर्शन, जिसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। दूरदर्शन के माध्यम से सूचनाओं को सुना व देखा जा सकता है, जबकि रेडियो श्रव्य माध्यम तथा समाचार पत्र दृश्य माध्यम है। जनसंचार की विशेषताओं के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? जनसंचार में प्रसारित संदेशों की प्रवृत्ति सार्वजनिक होती है, उन्हें ढेर सारे द्वारपाल होते हैं। जनसंचार माध्यम चलाने के लिए औपचारिक संगठन जरूरी है। संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच सीधा संबंध होता है। तो ये यहाँ सरासर गलत दिख रहा है, सीधा संबंध नहीं होता है। बाकी तीनों कथन सही हैं। शुद्ध रूप इस प्रकार होगा कि संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच अप्रत्यक्ष संबंध होता है, यानी सीधा संबंध नहीं होता है। टीवी के द्वारा जनसंचार के संबंध में कौन सा कथन सही है? प्रत्यक्षदर्शियों के कथन दिखा और सुनाकर खबरों को प्रामाणिक बनाना एंकर बाइट कहलाता है, ये बिल्कुल सही है। एंकर पैकेज में एंकर बाइट का समावेश नहीं है, इसमें होता है। ट्राई एंकर में समाचार के साथ दृश्य भी आते नहीं, सिर्फ सूखी, ट्राई का मतलब सूखा होता है, सिर्फ सूखी खबरें सुनाई जाती हैं, वहाँ दृश्य नहीं होते हैं। टीवी में केवल वे कथन या बाइट ही होते हैं जो खबर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और कोई आवाज़ नहीं होती। ये वाक्य भी गलत है क्योंकि साथ में और भी शोरगुल सुनाई देता है। जनसंचार में टीवी एक दृश्य श्रव्य माध्यम है। सफल वीडियो नाटक, वीडियो नहीं साथियों, यहाँ मिस प्रिंट है, सफल रेडियो आएगा। सफल रेडियो नाटक लिखने के लिए क्या आवश्यक नहीं है पूछा है। सही कहानी का चयन करना, पात्रों की संख्या सीमित रखना, पौराणिक साहित्य का ज्ञान होना, अवधि की सीमा का ध्यान रखना। तो साथियों कौन सा आवश्यक नहीं है? तो यहाँ ये प्रश्न विलोपित माना गया है, यानी इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया है। लेकिन वैसे देखा जाए तो सही कहानी का चयन करना भी होता है।
पात्रों की संख्या भी सीमित होती है रेडियो नाटक में। हमेशा अवधि समय सीमा का ध्यान रखना पड़ता है। पौराणिक साहित्य का ज्ञान होना जरूरी नहीं है साथियों, क्योंकि नाटक पौराणिक साहित्य पर ही नहीं लिखा जाता है। आप कोई और जैसे कहानी होती है उसका भी आप नाट्य रूपांतरण कर लेते हो। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को डिलीट किया गया था। विज्ञापन के संबंध में सही कथन है। विज्ञापन के संबंध में सही कथन है। प्रश्न दोबारा आ गए। विज्ञापन एक अकुशल विपणन औजार है। विज्ञापन मुफ्त ही प्रकाशित होते हैं। विज्ञापन एक प्रकार का समाचार है। तो इसमें सही कथन क्या है? विज्ञापन एक प्रकार का समाचार है। विज्ञापन एक अकुशल विपणन औजार तो नहीं होता साथियों, ना ये मुफ्त में प्रकाशित होता है। इसमें सही कथन पूछा है। तो विज्ञापन एक प्रकार का समाचार भी नहीं होता। वैसे तो आगे इन्होंने व्याख्या कर रखी है। विज्ञापन जो है जनसंचार का एक माध्यम है जिसके माध्यम से सूचनाएं प्रेषित की जाती हैं। अगला है फीचर को ये भी कहा जाता है। तो फीचर को रेडियो रूपक भी कहा जाता है। डायरी लेखन की विशेषता नहीं है। तो स्पष्ट कथन, आत्मीयता, निकटता, असंबद्धता नहीं होती है साथियों। उसमें संबंध तो होता ही है लिखने वाले का। अंतरा में संकलित तुलसीदास के पद की ये पंक्ति किसकी तरफ इंगित करती है? तदपि दिन ही दिन होत मन हूँ कमल हिम मारे। तो घोड़ों की तरफ। ये साथियों उस समय जो प्रश्न उत्तर शामिल हो, जो पाठ्य पुस्तक के पाठ शामिल थे उनका ये प्रश्न है। तो ये अभी हमारे किसी काम का नहीं है। फिर ये अपठित जो पद्यांश है, तो इसमें से भी इसका भी कोई रोल नहीं होता है साथियों, क्योंकि ये कुछ भी पूछा जा सकता है। इसमें से तो आएगा नहीं दोबारा, इसलिए हम इसको भी छोड़ रहे हैं। फिर ये अपठित गद्यांश है। तो गद्यांश भी नए आते हैं, ये भी नहीं पूछे जाते हैं। तो इसको भी हम स्किप कर रहे हैं। इसके आगे प्रश्न है अर्ध सरकारी पत्र के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत ध्यान देना है आपको, यहाँ सही अलग करने हैं। इसकी भाषा आदेशात्मक नहीं होती है। अर्ध सरकारी पत्र में भाषा तो साथियों आदेशात्मक ही होती है। इसमें प्राप्त करने वाले को पदनाम से संबोधित किया जाता है। पदनाम से नहीं, उसके खुद के नाम से संबोधित किया जाता है इसमें, इसीलिए इसको अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं, क्योंकि ये व्यक्तिगत शैली में लिखा जाता है। और इसको किसी न किसी तौर पर वो जो लिखने वाला अधिकारी होता है वो उस अधिकारी को जानता है, नाम से जानता है, इसलिए वो पद नाम से नहीं उसके खुद के नाम से संबोधित करता है। इसलिए ये कथन जो है वो गलत हो गया है यहाँ। इसके ऊपर बाईं ओर प्रेषक का नाम और पदनाम लिखा होता है, सही है। इसमें सबसे ऊपर कार्यालय, संस्था या विभाग का नाम और संस्था का उल्लेख होता है। अर्ध सरकारी पत्रों में नाम एवं निजी सौहार्द से संबोधन किया जाता है, जो स्वयं लेखक के हाथों से लिखा जाता है। किसी पत्र के आवश्यक घटकों में सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता है? तो संबोधन, पत्रांक, दिनांक ये सब होते हैं। अभिवादन जरूरी नहीं होता है। बैठक में लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए जो पत्र जारी किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे परिपत्र कहते हैं। परिपत्र को गस्ती पत्र भी कहा जाता है। स्वरित प्रस्तुति का सही क्रम कौन सा होता है? तो इसमें सही क्रम सी है। सबसे पहले नाम लिखा जाता है, फिर पिता का नाम, माता का नाम, फिर जन्म तिथि और फिर उनका वर्तमान पता लिखा जाता है। यानी आप जब अपना बायोडाटा जब लिखते हो आप अपना स्वरित, तो आपको कहीं भी ये चीज़ें सबसे पहले लिखनी होती है। नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि और वर्तमान पता, ये इसका सही क्रमांक है लिखने का। निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश में पहले आएगा? तो ये जो है आपको गुरु है ये पहले आएगा। इसकी यहाँ व्याख्या कर रखी है इन्होंने सारे शब्दों को, आप भी इस तरह से इनकी व्याख्या करके देख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा? तो यह राष्ट्र शब्द जो है ये सबसे बाद में आएगा। ये यहाँ इन्होंने इनकी व्याख्या कर रखी है, अलग अलग इनको टुकड़ों में विभाजित कर रखा है। इसी प्रकार से आप भी शब्दों के टुकड़े करके फिर उनको देखें कि कौन सा शब्द पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि गलत है? तो यहाँ सत प्लस चित्र सचित गलत है साथियों। यहाँ सत प्लस चित्र सचित्र हो जाएगा। यहाँ सत प्लस चित्र ये गलत है, बाकी की सभी की सही है। सत प्लस मार्ग सन्मार्ग, सत प्लस गति सदगति, सत प्लस शास्त्र सदशास्त्र, तो ये गलत है। निर्लेप शब्द का संधि विच्छेद होगा निह धन लेप, यहाँ इसमें विसर्ग संधि है। बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। बारहसिंगा जो है एक जानवर के लिए प्रसिद्ध नाम है ये, तो फिर बारहसिंगा में बहुव्रीहि समास हो जाता है। निम्नलिखित में से किस शब्द का समास विग्रह सही है? वनवास, वन सही पूछा है इसने, वन का वास नहीं होगा, वन में वास होगा। सर्वप्रिय, सबके लिए प्रिय, सबके लिए प्रिय नहीं, सबका प्रिय। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, ये सही है। अवन सामग्री, अवन की सामग्री नहीं, अवन के लिए सामग्री होगी सही। वनवास, वन में वास, सर्वप्रिय सभी को प्रिय, अवन सामग्री, अवन के लिए सामग्री, ये इसका शुद्ध रूप है। निम्नलिखित में से किस शब्द में लय प्रत्यय है?
तो श्यामल, श्याम धन लय श्यामल। निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? तो घनेरा, सपेरा, ममेरा, इनमें एरा प्रत्यय है। सवेरा अपने आप में मूल शब्द है तो इसमें एरा प्रत्यय नहीं है। वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगकर संबंधवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, जैसे आल, एरा, ऐरा, ओई इत्यादि। निम्नलिखित में से किस शब्द में कोई प्रत्यय नहीं है? तो हमदर्द शब्द में कोई प्रत्यय नहीं है। यहाँ हम उपसर्ग है विदेशी भाषा का, इसलिए इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? तो अप्रोक्स में अ उपसर्ग है, अप नहीं है, बाकी सभी में अप उपसर्ग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विलोम शब्द युग्म गलत है? इष्ट, अनिष्ट, छली, निश्चल, उत्कर्ष, विकर्ष, सानुनासिक, निर्नुनासिक। तो उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होगा, ये यहाँ शब्द युग्म गलत है। निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? पाठे, सुपाठे, यहाँ सही पूछा है, ये गलत हो गए। नत, औन्नत, शिष्ट, विशिष्ट, संश्लिष्ट, विश्लिष्ट, ये सही है। यहाँ संतमत की साधना क्या कहलाती है? तो संतमत की साधना सहज साधना कहलाती है। सगुण और निर्गुण भक्ति की तुलना की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोनों ही गुरु की महत्ता स्वीकार करते हैं, ये सही है। दोनों ही सत्संगति पर बल देते हैं, ये भी सही है। दोनों ही तीर्थाटन पर जोर देते हैं, ये यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि सगुण निर्गुण वाले जो है वो तीर्थाटन पर बल नहीं देते हैं। दोनों ही नाम स्मरण की महिमा स्वीकार करते हैं, ये कथन भी सही है सगुण और निर्गुण के बारे में। केशवदास की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत नहीं आती है? तो ये आपको याद रखनी है, विज्ञान गीता ये इनकी एक आध्यात्मिक ग्रंथ माना जाता है, बाकी तीनों ही रचना जो है लक्षण ग्रंथ मानी जाती हैं। भाषा भूषण ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये महाराजा जसवंत सिंह हैं। ये रचना इनकी बहुत बार पूछी जाती है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है ये। इनका अलंकारिक ग्रंथ है जो ब्रज भाषा में लिखा गया था। समुझे कविता घन आनंद ही ये आखिर नेह की पीर तक युक्त कथन किसका है? तो ये ब्रजनाथ का है। वैसे देखने में ऐसा लगता है जैसे घनानंद की पंक्ति हो सकती है, लेकिन घनानंद के लिए ब्रजनाथ ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त धारा का नहीं है? तो घनानंद है, आलम है, ठाकुर हैं, पद्माकर जो है वो रीति मुक्त धारा के नहीं हैं। रीति काव्य की भूमिका ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो रीति काव्य की भूमिका ग्रंथ जो है वो इन्होंने तो उत्तर दे नहीं रखा साथियों, पर शायद रीति काव्य की भूमिका नगेंद्र का ग्रंथ है, जहाँ तक मेरे ध्यान में है। आप जरूर बताना, आपको पता हो तो रीति काव्य की भूमिका ग्रंथ किसका है। इनमें से किस लक्षण ग्रंथ के लेखक बिहारी दास हैं? तो काव्य निर्णय, काव्य विवेक, भाव विलास, ललित ललाम। तो काव्य निर्णय जो हो भिखारी दास ने लिखा था। रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण के लिए रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से किस ग्रंथ को आधार बनाया है? तो ये जो है मिश्र बंधु विनोद को आधार बनाया है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? सन 1800 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा कलकत्ता में की गई थी। मैंने आपको आधुनिक काल में पढ़ाया है, बताया था, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये। काशी नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास कितने भागों में प्रकाशित हुआ? तो ये साथियों यहाँ 18 दे रखा है, लेकिन इस प्रश्न में विवाद है। 18 भागों में प्रकाशित होने की बात हुई थी, लेकिन बाद में शायद ये 16 भागों में ही प्रकाशित हुआ था। इसलिए अगर कन्फर्म है तो आप मुझे बताना। मुझे तो 16 ही ध्यान में है इसके, कि 16 भागों में प्रकाशित हुआ था। आदिकाल की किस रचना में पद्य के साथ साथ प्राचीन गद्य के उदाहरण भी मिलते हैं? तो ये राहुल वेली रचना है, जो पहली बार दोनों गद्य और पद्य में लिखी गई थी। 9वीं शताब्दी में अंकित शिलालेख यानी शिला पर लिखी गई थी। कवि रोड़ा द्वारा रचित ये रचना है, श्रृंगारिक रचना। आदिकालीन राष्ट्र साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों और विषय वस्तु की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये है व्यापक राष्ट्रीयता की भावना का चित्रण, यानी ये गलत है। उसमें युद्धों का सजीव वर्णन होता था, यानी एक प्रकार से आदिकाल की जो प्रवृत्तियां हैं, जो विशेषताएं उनके बारे में है, तो उस समय राष्ट्रीयता की भावना का कोई चित्रण नहीं होता था। उत्तरी भारत में राम भक्ति साहित्य का मूल प्रेरक किसे माना जाता है? तो ये आपको बताई है, रामानुजाचार्य। उत्तरी भारत में राम भक्ति साहित्य का मूल प्रेरक रामानुजाचार्य को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कृष्ण भक्त को स्वामी विठलनाथ का शिष्य नहीं है? तो गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, कुंभन दास, चीत स्वामी। तो कुंभन दास जी वो विठलनाथ के शिष्य नहीं थे। अष्ट साहब की स्थापना हुई थी 1565 में। इसके जो 8 कवि हैं वो भी आपको याद रखने हैं कि कौन से विठलनाथ के शिष्य थे और कौन से इनके जो पिता थे उनके शिष्य थे। तो ये भी आपको याद रखना है, इसमें से प्रश्न अमूमन आ ही जाता है। निम्नलिखित में से किस संत भक्त का संबंध निर्गुण काव्य धारा से नहीं था? तो कुंभन दास का। गुरु नानक देव
निर्गुण थे दादू दयाल, निर्गुण थे मनुकदास, निर्गुण थे कुम्मन दास जो सगुण भगत थे, कृष्ण के भगत थे। इनमें से कौन सी रचना प्रेम आख्यान परंपरा प्रेम मार्गी से संबंध नहीं है? तो ये संदेश राशक नहीं है। मृगावती, मधुमालती, माधवानल, कामकंदला ये सारी प्रेम मार्गी हैं। पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य हैं तो ये वल्लभ आचार्य जी हैं। तुलसीदास जी की कौन सी रचना कवित सवैया पद्धति के अंतर्गत आती है? तो इनकी कवितावली रचना कवित सवैया पद्धति के अंतर्गत आती है। संत कबीर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? राम और कृष्ण में उनकी श्रद्धा थी, तो पहला ही प्रश्न यहाँ गलत हो गया क्योंकि वो निर्गुण भक्त थे। वे शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव के अधिक महत्व देते थे। उन्होंने माया का मानवीकरण करके उसे कंचन और कामिनी का प्रिय माना। वे अद्वैतवाद से प्रभावित थे, ये बात सही है, वे अद्वैतवाद से प्रभावित थे। तो ये लाइन आपने अगर कबीर को 1-2 बार पढ़ा है तो ये पढ़ते ही आपकी लाइन समझ में आ जाती है। भक्तिकाल की किस शाखा में ईश्वर की कल्पना सभी रूपों में की गई है? तो प्रेम मार्ग की शाखा में सभी रूपों में की गई है। सूरदास की जोफली रचना की भाषा है तो ये बोलचाल प्रचलित हिंदी भाषा है। ये आगे जो है पाठों के प्रश्न आ गए हैं साथियों, ये भी पाठों के प्रश्न हैं। फिर यहाँ ये आगे चलकर अगले वीडियो में करेंगे हम। यहाँ तक हमने कर लिया है, इसको हम अगले वीडियो में करेंगे साथियों, क्योंकि वीडियो जो है वो लंबा हो जाता है और फिर अपलोड होने में दिक्कत होती है। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही अपना रिवीजन करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।